Hello students, so here we are back again with yet another NCERT run through and ये भी चैप्टर इतना ही important है जितना हमारा previous chapter था because as you can see ये दोनों काफी related हैं. तो cell structure and organization के साथ cell division is very much related. इससे हमें काफी सारी help हो जाएगी सारे genetic के topic study करने के लिए, plants के और animals के topic study करने के लिए. और तो और if you know this chapter has a lot of linguistic capabilities which means इसमें बहुत सारे words हैं, word play होता है काफी सारा MCQs में. हम PYQs में भी वो देख चुके हैं, लेकिन डे टू डे MCQs जो आप सॉल्व करते हैं, जब आप कंप्लीट पोर्शन की नीट टेस्ट लेते हैं, तब ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ DNA, द अमाउंट क्या होता है मियोसिस में, माइटोसिस में, इंटरफेजेस एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसलिए ये चैप्टर स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट इनटू इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. So here we are starting with the NCERT run through of a very important chapter, right? So be with me. First page says us that सारे organisms will start their life with one single cell and उसका काम क्या है? Growth, reproduction, ये सारे काम करना उसका काम है. और तो और all cells reproduce by dividing into two, which means मेरे पास एक सेल होता है जिसे मैं पेरेंट सेल कहती हूँ. ये सेल जब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, उन दोनों को हम डॉटर सेल्स कहते हैं. अब आप कहोगे कि मैम मियोसिस में तो 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं, लेकिन उसमें भी तो 2 सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, तब जाके आपको 4 मिल रहे हैं, राइट? So what happens is any parent cell will usually divide into 2 daughter cells. Next thing, during the division of a cell, DNA replication and cell growth ये दोनों होता है. Replication का मीनिंग क्या होता है? When you form an exact copy of something, उसे रेप्लिका कहते हैं. तो DNA की ही सिमिलर कॉपी बनाने की क्या जरूरत है? So if I have 2 children who need 1 chocolate each, but I have only 1 chocolate, तो उसको मैं ब्रेक करके उनमें डिवाइड नहीं कर सकती, मुझे दोनों को एक एक इंडिविजुअली देनी पड़ेगी. इसलिए मुझे दूसरी चॉकलेट को बाय करना पड़ेगा एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए देना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? अनदर थिंग, इनके पास इनके इंटैक्ट जीनोम्स होते हैं. जीनोम वर्ड से काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे. जीनोम का मतलब ये है कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ दैट पर्सन व्हिच इज इन टर्न नथिंग बट द होल क्रोमैटिक मटेरियल. Now the sequence of events by which the cell duplicates, सारी चीजें होती है, डॉटर सेल्स बनते हैं, डिविजन्स होते हैं, इसको हम कहेंगे सेल साइकिल, राइट? एंड सेल ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज की बात कर रहे हैं. दैट फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस, ओके, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म. अब अगर सेल का साइटोप्लाज्म की साइज इंक्रीज हो गई है, दिस इज व्हेन आई विल से दैट माय सेल इज ग्रोइंग. ठीक है? इसमें एक और चीज आती है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो की बात आती है, वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे. नाउ इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस होता रहता है, लेकिन सेल साइकिल के एक पर्टिकुलर स्टेज में होता है. आगे जाके हम देखेंगे दैट इज द एस फेज, दैट इज द सिंथेसिस फेज, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है. व्हेन यू कम हियर, व्हेन यू टॉक अबाउट द फेजेस ऑफ अ सेल साइकिल, यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें सेल साइकिल दिखाई है. सेल साइकिल में 2 फेजेस हैं. दिस एंटायर थिंग कम्स अप फॉर इंटरफेज, जिसको हम प्रेपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं और जिसको हम और क्या कह सकते हैं, रेस्टिंग फेज. नाउ ये काफी ऑपोजिट नेम्स है, राइट? बट रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज नॉट डिवाइडिंग. ओनली बिकॉज वो डिवाइड नहीं कर रहा है व्हेन इट इज रेस्टिंग, बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट एक्टिव. ओके, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्टिव है तो रेस्टिंग कैसे बोल सकते हैं, तो उसको प्रेपरेटिव भी तो बोलते हैं, which means the cell is preparing for cell division, right? So cell cycle हमारे बॉडी में, that is humans में, approximately 24 hours लेती है complete होने के लिए, which from which 95% of time you have the interphase going on, hardly 5% of time you have the M phase. So complete time cell अपने preparation में लगाता है और कुछ टाइम लगता है उसे अपना डिवीजन करने में. दिस ऑल्सो इज समवेयर रिलेटेड टू लाइफ, जहां पे हम प्रेपरेशन बहुत ज्यादा टाइम करते हैं
और कुछ कम एक्शन का फिर हमें रिजल्ट मिलता है, जस्ट लाइक योर सिलेबस ऑफ नीट, राइट? सो अनदर थिंग ओवर हियर वी सी इज ह्यूमंस का तो एग्जांपल दिया गया है, एक और एग्जांपल यहाँ पे है इज ऑफ अ yeast cell which divides every 90 minutes. We have one more example over here which is a cell of E. coli which divides every 20 minutes. So you should know that, okay? Keep that in mind. Cell cycle को देख के we understand that we have two phases, interphase and M phase. M phase को mitotic कहना safe रहेगा because meiosis में we have yet more divisions to be shown over there which we haven't. तो इसको हम mitotic phase कहेंगे. हमारे पास सेल डिवाइड होता क्यों है, ये क्वेश्चन काफी बार एमसीक्यूज में आता है. सो इट इज द अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड ओवर हियर. मेरे पास ये सेल है एंड ये उसका न्यूक्लियस है. So there is a certain nucleocytoplasmic ratio और karyocytoplasmic ratio as we call it, जहां पे मेरा सेल जो का न्यूक्लियस है ये मेरे सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, which means it takes part of all the things in the cell and it also takes care of them. वो उन सबके ऊपर चेक रखता है कि सारी चीजें सेल में ठीक से हो रही हैं या नहीं हो रही है. नाउ होता क्या है, जब सेल ग्रो होने लगता है so उसकी size is obviously going to increase. So in this case the nucleus finds it difficult to take care of the cell. वो पूरे सेल का ध्यान रखने के लिए उसको बहुत दिक्कत होती है. इसके वजह से what does the nucleus decide कि मैं divide हो जाता हूं. तो now when I have two nuclei मैं दोनों का equal parts में ध्यान रख सकता हूं. This is the reason the disturbance in karyocytoplasmic ratio is the sole reason why cell division होता है. Okay, going back to our NCERT. Okay, so over here we were talking about the M phase and interphase. Now interphase is the phase between two successive M phases. ये भी एक बहुत important MCQ है. Successive का मतलब है one after the other. So दो M phases के बीच में जो है that is my interphase. Okay, 24 hour is the average duration of a human cell cycle. इस division में 95% of time interphase होता है. Now M phase में nuclear division होता है जिसे हम कहते हैं karyokinesis. The word karyon means nucleus. Okay, so इससे हमें आइडिया आ जाएगा. Next thing, it ends with cytokinesis, that is division of the cytoplasm as you can call it. Interphase जैसे resting phase कहते हैं, इसमें भी तीन parts है as you can see here, G1, S and G2. तो we have G1, S and G2 phases. G1 phase is the phase between mitosis and initiation of DNA replication. Why that? Because S phase जो है उसमें DNA replication होने वाला है. एक और वे है जीवन के एक्टिविटीज को याद रखने का. जीवन को हिंदी में हम क्या कहेंगे? जीवन, right? So here we usually say that the cell comes to life, which means उसमें organelles है वो duplicate होने लगते हैं, RNA and proteins duplicate होने लगते हैं. So ये सारी चीजें होती है. The cell is very very active in this phase, right? This is metabolically active and grows, but DNA replication नहीं होता है. S phase में DNA replication होता है. एक चीज याद रखनी है, the amount of DNA in my S phase, if it is 2C before the S phase, after that it will be 4C, but that of the chromosomes is going to be the same. इसका reason क्या है? They are still stuck together during cell division, which means G2 phase तक भी अभी वो stuck है जो chromosomes है. That is why आपको उनका number increase होते हुए नहीं दिखेगा. So for my DNA, okay, for my DNA it is going to be 2C to 4C, but that for chromosome is going to be 2N, which continues to be 2N. ये मैंने आपको example दे दिया based on what is present in our NCERT. Now the same thing if you look for chromosomes जो diploid number के हैं तो वो तो same ही रहने वाला as mentioned over here. DNA replication begins तो centrioles भी duplicate होते हैं
पर वो कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में। कौन से फेज में होंगे, एस फेज में होंगे। एंड G2 फेज में जो प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, जो लेफ्ट ओवर प्रोटीन्स है। सेल अपने ग्रोथ पे ध्यान देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, ये सब उसमें रेप्लिकेट होते हैं। फाइनली मेरा सेल अब रेडी है आगे डिविजन करने के लिए। Going for the next pages, we have some cells in adult animals do not exhibit division. वो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल इज द हार्ट सेल, एंड मेनी सेल्स डिवाइड ओनली ओकेशनली एज एंड व्हेन नीडेड, विच मीन ये सेल्स जो होते हैं वो G1 फेज से एग्जिट करके G0 फेज में चले जाते हैं, ऑल्सो नोन एज क्विसेंट स्टेज। अब ये क्विसेंट स्टेज में जाने का मतलब क्या है, ये सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट ये सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, दैट इज बिकॉज दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दीज सेल्स। देयर आर सर्टेन सेल्स जो G0 फेज में जाते हैं फॉर टेम्पररी मीन्स, फिर वो वापस G1 फेज में आ जाते हैं। इसका एक बहुत सही एग्जाम्पल इज द प्लांट सेल, जो प्लांट सेल में हमारे पास कैम्बियम सेल्स होते हैं। कैम्बियल सेल्स मीन सेल्स ऑफ द कैम्बियम। आइडियली मेरा प्लांट जब न्यू है, जब यंग है, तब वो प्राइमरी ग्रोथ पे फोकस करेगा, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरा प्लांट डिसाइड करेगा कि नाउ इट हैज टू स्टार्ट विद सेकेंडरी ग्रोथ इज व्हेन द कैम्बियल सेल्स बिकम active, that is they come back in the G1 phase and they continue cell division. This growth, that is the growth in girth or width in my plant, is known as secondary growth. Who helps in doing that? It is the cambium, that is the cambium cells which help in doing that. This is a great example of cells present in G0 phase for temporary period of time, right? Next thing, they are cells which occasionally divide and need to replace the cells that have been lost because of injury or cell death. This means कि for example यहाँ पर कुछ लग गया है हमें, तो उसके बाद क्या होगा, वहां पे धीरे धीरे सेल डिविजन होने के बाद दिस विल बी फिल्ड एंड विल बिकम नॉर्मल अगेन. सो ये जो सेल्स हैं, व्हाट आर दे डूइंग? They are going to occasionally do that for repairing, right? Going to the next part, the stage which is going to be there from the G1 phase, जिसमें exit कर सकते हैं, इसे G0 phase कहते हैं. They are metabolically active but do not proliferate. Please mark this line, it is very important. Proliferation is doing division. Animals में mitotic cell में सिर्फ diploid somatic cells में हो सकता है. Now, what is a diploid cell? A cell which has two set of chromosomes. Somatic cell, soma means body. So body के सारे cells में ये हो सकता है except for germ cells or gametes, that is eggs and sperms. Next thing over here, haploid cells divide by mitosis. There are certain exceptions though, लेकिन वो किस में है? Male honeybees में, the drones that we're talking about. Next, the plants can also show mitotic division, but in both haploid and diploid cells. ये हम देख ही सकते हैं. Another thing, an alternation of generation is the example over here. अच्छा, alternation of generation क्या है? मेरे प्लांट में कोई भी सेल which is diploid is going to undergo meiosis. Meiosis करने पे वो जब daughter cell बनाएगा, it will be haploid. When this daughter cell will combine with another gamete, it will form a diploid structure again by fertilization. So this alternation of generation from haploid to diploid is known as alternation of generation. That is an example over here which says that plants में mitosis दोनों cells में हो सकता है, haploid and diploid. एम फेज पे चलते हैं. इट इज अ ड्रामेटिक फेज, ओके, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है. यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो पेरेंट से आए हैं वो सेम अमाउंट में जाएंगे अपने डॉटर सेल्स में. उसे हम ऐसे भी कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है. दिस इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल, these are the number of chromosomes in the daughter cell, right? So they both are equal, that is why इसको कहते हैं equational division. Whereas meiosis क्या है? Reductional division, right? It will always be followed with karyokinesis
उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसे याद रखने के लिए वी हैव अ थिंग कॉल्ड पीमैट टू रिमेंबर। यही ऑर्डर होना चाहिए, डू नॉट चेंज द ऑर्डर, इट इज गोइंग टू बी द सेम। नेक्स्ट थिंग ओवर हियर, प्रोफेज में चलते हैं। एस एंड G2 फेज में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाया था, बट वो डिस्टिंक्टली दिख नहीं रहे थे। तो प्रोफेज में इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। आइडियली बिफोर द एम फेज मेरा जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कुछ ऐसा दिखता है, बट ड्यूरिंग प्रोफेज वो इस फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा है, इसे कहेंगे कंडेंसेशन। नेक्स्ट थिंग, सेंट्रोसोम दैट इज द सेंट्रोमियर्स जो है वो ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुके हैं साइटोप्लाज्म में एस फेज में। अब वो पोल्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। काफी बच्चों को यह इश्यू भी आता है कि पोल्स एंड ऑल क्या है ये वर्ड्स। तो हमने बेसिकली सेल को अर्थ के साथ कंपेयर कर लिया है। लुक एट दिस पिक्चर, ओके। नाउ अगर ये इक्वेटर है, ठीक है, so these are going to be the poles of my cell, right? So as you compare it, that is why you mentioned the word equator or equatorial plane or the poles. So always remember that, right? Now opposite poles के तरफ, that is ये दोनों poles की तरफ कौन जाएगा? Centromeres जाएंगे, and completion of prophase is marked, मतलब सेंट्रोमियर्स अपने अपने जगह पे जा चुके हैं। जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो रहा है धीरे धीरे, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहे हैं। दिस इज हाउ यू मार्क अ प्रोफेज। नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर बाय अ सेंट्रोमियर। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। एक और चीज यहाँ पे होनी चाहिए, दैट इज इनके आसपास काइनेटोकोर्स दिखने चाहिए डिस्क शेप के, टू अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स। रिमेंबर दैट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, मैं इसके आसपास का सब हटा देती हूँ। ये डायग्राम अगर आप देख रहे हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों सेंट्रियोल्स मैंने ड्रॉ किए हैं ब्लैक में। इन द सेंटर आई हैव अ क्रोमोसोम, जिसके साइड पे रेड कलर में मैंने ड्रॉ किए हैं आपके काइनेटोकोर्स। नाउ सेंट्रियोल्स के बाहर के तरफ कौन ग्रो हुआ है? एस्टर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही है ये, ठीक है। और वो काइनेटोकोर के तरफ कौन ड्रॉ कर रहे हैं? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, which means microtubules that join to the kinetochore of my centromere, right? दोनों साइड पे सेम चीजें हैं, yes or no? So you can see here asters radiate किए हैं इन्होंने, two asters together with spindle fibers form a mitotic apparatus। ये important है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के एंड में क्या होता है? ये बिल्कुल भी गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलोप कुछ भी विजिबल नहीं रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिस इज एज वेल, ओके। मेटाफेज में चलते हैं। वैसे प्रोफेज का मतलब क्या होता है? इट्स अ प्रिमिटिव फेज, प्रो, राइट, इट्स अ प्रिमिटिव वन। मेटा का मतलब है मिडिल, राइट। सो सेकंड फेज जो है ये इट्स नॉट द फेज इन द मिडिल, लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेंटर में अपने आप को अरेंज करते हैं। ऐसे किसके सेंटर में? इन द फॉर्म ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन, जैसे हमने इसको नाम दिया है, दैट इज व्हाई द नेम इज मेटाफेज। तो complete disintegration of the nuclear envelope marks the start, which means बिल्कुल भी वो नहीं दिख रहा है। अच्छा भाई होता क्यों है? क्योंकि आपको क्रोमोसोम्स को अलाइन करना है, उनको सेपरेट करना है, तो वो रिक्वायर्ड है। यू रिक्वायर द स्पेस ऑफ द सेल, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रिमूव करना पड़ेगा। By this stage chromosomes can be observed clearly under the microscope। so ये भी एक एमसीक्यू है कि क्रोमोसोम्स माइक्रोस्कोप में इजीली कौन से स्टेज में दिखते हैं, क्लियरली कौन से स्टेज में दिखते हैं? द आंसर इज मेटाफेज। नेक्स्ट, stage at which the morphology of chromosomes can be easily studied। again this is one MCQ। मेटाफेज chromosome is made up of two sister chromatids। ये मेरा एक क्रोमोसोम है, राइट। सो these
दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज इनमें सिमिलरिटीज है। गोइंग अहेड, स्मॉल डिश शेप स्ट्रक्चर्स दैट इज काइनेटोकोर्स प्रेजेंट है साइड पे ऑफ माय सेंट्रोमियर। Metaphase is characterized by all the chromosomes coming in line to the equator. यहाँ पे वो lie कर रहे हैं and one chromatid of each chromosome is connected by the kinetochore to the spindle fibers from one pole and its sister is connected with the spindle fibers to the opposite pole. So you can see over here. Next, the spindle fibers attach the kinetochores to chromosomes. ये उनकी characteristics हैं, ये important lines है, याद रखनी है. Next one, chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along the metaphasal plate through spindle fibers at both the poles. I hope it is clear up till here. Let's go ahead. एनाफेजल स्टेज कौन सा है? तो इट बिगिंस द माइग्रेशन विच मीन्स क्रोमोसोम जो है, मैं यही फॉर्म में आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ओके, ये है आपके क्रोमोसोम, ये है सेंट्रोमियर, ये है काइनेटोकोर और ये है स्पिंडल फाइबर्स. ना धीरे धीरे क्या होने वाला है, स्पिंडल फाइबर्स उनको अपनी तरफ खींचेंगे, तो उनके बाद ये अपैरेटस आपको कुछ ऐसा दिखने वाला. So they've been pulled in the opposite direction, right? But कौन से direction में? In the direction of poles, the opposite poles, right? Anaphase stage is characterized by. I hope ये आपको पता है हम क्या discuss कर रहे हैं. If you have any doubts, do keep mentioning in the comments below. Anaphase के ये सारे key events है which we are going to keep in mind. The centromere split and the chromatids separate. Now this is a very important event जो anaphase में होता है. Anaphase में ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है, इनको हम सेपरेट करते हैं, मतलब हम सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं. अब यही चीज जब हम मियोसिस में देखेंगे, दैट टाइम एनाफेज में भी डिफरेंसेस होते हैं, दैट इज एनाफेज 1 एंड 2 में. लेकिन जो हमारा माइटोसिस का एनाफेज है, इसकी एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं एंड क्रोमैटिड्स भी सेपरेट होते हैं. Now chromatids दोनों opposite poles पे चले जाएंगे, they will reach to the opposite poles like this. और यहाँ पे आप एनाफेज में देख रहे हैं ये chromatids भी separate हो चुके हैं. Then we are entering the telophase. अब telophase में टेलो का मतलब क्या होता है? It means last और end. ओके, टेलोमियर्स, टेलोफेज, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये लास्ट फेज है. तो टेलोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीकंडेंस होते हैं. दिस इज ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज. ये आपको याद रखना है कि टेलोफेज में सारी चीजें प्रोफेज की ऑपोजिट चीजें होती हैं. दैट इज यहाँ पे डीकंडेंसेशन होगा, यहाँ पे रीअकरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा. ठीक है, कीप दैट इन माइंड. फिर क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो वापस फॉर्म हो जाएगा बिकॉज डीकंडेंसेशन हुआ है एंड ये सारी चीजें आपको पोल्स की तरफ दिखेगी. उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फरो नजर आएगा जो एनिमल सेल में दिखता है, बट प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्म होती है. नाउ ओवर हियर साइटोकाइनेसिस में पहले जो चीजें हैं वो देख लेते हैं, दैट इज व्हाट आर द इवेंट्स अकरिंग इन टेलोफेज. न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होने लगता है, न्यूक्लियोलस, गोल्जी और ईआरबी आपको दिखने लगेंगे. नेक्स्ट थिंग, साइटोकाइनेसिस की बात करें तो एनिमल में फरो दिखने लगता है और प्लांट्स में आपको क्या दिखने लगता है? बिकॉज देयर इज अ सेल वॉल, आपको फरो नहीं दिखेगा बट आपको वॉल फॉर्मेशन सेंटर टू आउटवर्ड देखने मिलेगा. सो एनिमल सेल जो है इसमें इट इज ऑलवेज सेंट्रीपीटल. ओके, whereas in plants it is centrifugal. याद रखना है ये, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट्स में सेंट्रीफ्यूगल एंड एनिमल्स में सेंट्रीपीटल. राइट, नेक्स्ट थिंग, आउटसाइड की तरफ
फॉर्म होता है, इस चीज को क्या कहेंगे, सेल प्लेट है. बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल प्लेट रिप्रेजेंट्स मिडल लैमेला, जिसके बाद हमारे सेल्स को सेल वॉल बन जाते हैं और वहां पे इसमें सेल वॉल फिर आ जाती है. सम ऑर्गेनिजम्स में कैरोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जिसके वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस हो सकती है. विच मीन्स ये मेरा सेल है, इसमें न्यूक्लियस था, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अब मुझे ऐसे दिखेगा, लेकिन क्या हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो ये सेल डिवाइड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट सिचुएशन दिखती है. नाउ इस सीरीज के वजह से, मतलब बहुत सारी बार जब ये होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई एक ही सेल में, इस चीज को क्या कहेंगे, सिंसिशियम, विच इज द लिक्विड एंडोस्पर्म इन योर कोकोनट. जो लिक्विड हम पीते हैं उसे क्या कहेंगे, सिंसिशियम. दैट इज अ सेल विच हैज अ लॉट ऑफ कलेक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलाई. राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, वो किस काम आता है हमारे. तो कुछ लोअर प्लांट्स में एंड इंसेक्ट्स में सिर्फ हैप्लॉइड फॉर्म में होता है एंड डिप्लॉइड फॉर्म में. सो ये दोनों चीजें आप प्लांट्स में देखोगे, विच मीन्स प्लांट्स में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों फॉर्म में माइटोसिस हो सकता है. लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें मेनली सिर्फ डिप्लॉइड फॉर्म में माइटोसिस दिखेगा. वेरी वेरी रेयर एक्सेप्शंस आर देयर, फॉर एग्जांपल ड्रोन्स, दैट इज मेल हनी बीज, उसमें आप देख सकते हो माइटोसिस, बट अदरवाइज उसमें एनिमल्स में आपको नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, ग्रोथ जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, उसमें काम आता है, रिपेयर में काम आता है, वेयर एंड टेयर में, रीजेनरेशन में. ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो किसके वजह से हैं, वो माइटोसिस के वजह से है. यू कैन सी सेल रिपेयर एंड एवरीथिंग ओवर हियर. अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, दैट इज द सेल लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल्स, ये सारी चीजें कॉन्स्टेंटली रिप्लेस किसके वजह से हो सकती है, माइटोसिस की वजह से हो सकती है. और तो और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में और लैटरल कैम्बियम में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है. नाउ लैटरल कैम्बियम में इसका सबसे बड़ा हाथ क्यों है, क्योंकि जब मेरा प्लांट जो है, वंस इट स्टार्ट्स विद प्राइमरी ग्रोथ, it obviously have to start with primary growth because it is growing towards the sunlight, that is positive phototropism. Lekin after some time, if it has cambium, then it is going to grow in width or girth. This is known as secondary growth, which is possible because of mitosis. So this is another significance of this process. Keep this in mind. अब चलते हैं मियोसिस में. मियोसिस को हम और क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको रिडक्शनल डिविजन. राइट, रिडक्शनल डिविजन क्यों, बिकॉज उसको किस तरह हम पोर्ट्रे कर सकते हैं, देख लेते हैं. one cell which is diploid will undergo reductional division in meiosis 1, then meiosis 2 में this will undergo equational division, and hence this is the whole process of meiosis. ओके, meiosis को हम इस तरह दिखा सकते हैं. सो फाइनल क्या है, जो पेरेंट सेल है उससे डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर हैज गॉन टू हाफ. दैट इज द रीजन इट इज नोन एज रिडक्शनल डिविजन. ये प्रोसेस किस चीज के काम आ सकता है, तो ये प्रोसेस मुझे क्या बनाने काम आ सकता है, मुझे गैमीट बनाने के लिए काम आ सकता है, which are also known as germ cells. Going ahead, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स के वजह से हमें एक सबसेट ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर हो जाता है जाइगोट में. दैट इज, लेट्स से ह्यूमंस में एग और स्पर्म के फ्यूजन की वजह से जाइगोट में रिस्टोर हो जाता है 46 क्रोमोसोम्स का नंबर. दैट इज बिकॉज एग एंड स्पर्म इन द फर्स्ट प्लेस यूनिसेल्युलर थे. एंड व्हाई इज दैट यूनिसेल्युलर विथ having one set of chromosome only. Now because of that you can restore. This is one of the significance of meiosis. Okay, it ensures the haploid phase, whereas fertilization ensures the diploid phase of that particular organism. Meiosis दो parts में होता है, that is meiosis 1 and meiosis 2, whereas इसमें जो है सिर्फ जो genetic material है वो सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट होगा, वो बार बार रेप्लिकेट नहीं होगा. दैट इज फर्स्ट एस फेज में वो रेप्लिकेट हो जाता है. It involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatids. हम ये भी देखेंगे non-sister chromatids कौन है, and end में हमें क्या मिलेंगे, 4 haploid cells. तो meiosis को अगर आप देखो तो meiosis 1 में भी p मैच है और meiosis 2 में भी p मैच है.
लेकिन मियोसिस वन का जो पीमैट है उसमें प्रोफेज है, दैट इज प्रोफेज वन, दैट इज एन एक्सटेंसिवली लॉन्ग फेज विच वी आर गोइंग टू सी नाउ। तो मियोसिस वन में प्रोफेज वन में चलते हैं। यहाँ पे इफ यू कैन सी मैंने दो अलग कलर्स में हाईलाइटिंग की है, वो इसलिए है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था दिस चैप्टर हैज अ ग्रेट वर्ड प्ले, विच मीन्स वो आपको बोलेंगे कि लेप्टोटीन स्टेज कैसे दर्शाते हैं, तो आपको चार ऑप्शंस देंगे, उसमें से आपको चूज करना है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली कौन से स्टेज में क्या होता है विद द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स। सो ये कीवर्ड्स आप भी अपनी एनसीईआरटी लेके बैठिए, अभी के अभी उसमें ये मार्क कीजिए एंड यू विल नेवर रिग्रेट दैट, बिकॉज दैट इज योर अल्टीमेट की टू सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। So let's get on with it. First, we are going to start that meiosis one का prophase one जो है, it is a very complex phase because prophase one में ही दूसरे 5 phases होते हैं, leptotene, zygote, bacatine, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। यही ऑर्डर में जाना है। लता जरा पानी दे दो, दैट इज हाउ यू कैन रिमेम्बर इट। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये सारे फेजेस को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया है। फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद लेप्टोटीन स्टेज, इसको हम बुके स्टेज भी बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, बिकॉज द क्रोमोसोम्स आर वेरी स्लेंडर थ्रेड लाइक, बट फ्रॉम द टॉप इफ यू लुक एट देम दे लुक लाइक अ बुके। ओके, नाउ लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, ये बुके जैसे दिखेंगे, इसमें ज्यादा कुछ मैंने मार्क नहीं किया है, पर मैंने जाइगोटीन स्टेज में क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, दिस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पे आप देखोगे दो अलग क्रोमोसोम, ठीक है, दिस इज वन, लेट दिस बी द सेकेंड वन। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं ये पेयर हो चुके हैं, दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू नोटिस। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद क्या फॉर्म होता है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, विच मीन्स इनके जब क्रोमोसोम्स एक साथ आ जाते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को हम साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये बाइवैलेंस या टेट्राड के फॉर्म में भी जाने जाते हैं। व्हाट आर बाइवैलेंस, 1 2 3 4 4 chromatids together, both chromosomes together, known as bivalents or tetrad. Next thing, first two stages, that is leptotene, zygote काफी छोटे होते हैं, whereas pachytene is a very important stage. This is which I always call it, it is the start stage, because जो purpose है meiosis का वो ये stage में खत्म हो जाता है, right? So you can see over here, यहाँ पे chromosomes distinct हो जाते हैं, clearly appear as tetrads, that is the word you're looking for. Another thing, recombination nodules दिखने लगते हैं। Now what exactly are recombination nodules? These are places that you're going to know जहाँ पे cell division, जहाँ पे crossing over होने वाला है, ठीक है, तो आपको क्रॉसिंग ओवर दिखेगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखेंगे। दूसरी चीज, the sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes, these are the sites. ना मेरी बात सुनिए, ये दोनों homologous chromosomes क्यों है, बिकॉज इनके ऊपर जो जीन के लोकाई हैं वो सेम है। अनदर थिंग, इनको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से दो है यहाँ पे, so this one and this one are non sister chromatids, जिसमें आप क्रॉसिंग ओवर जस्ट देखेंगे ऐसे और ऐसे, ये हो गया क्रॉसिंग। अब इनमें चेंजेस हो गए, राइट, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स थे, इसके वजह से ये चेंजेस हुए हैं, एंड ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। कौन से स्टेज में, पकाइटीन स्टेज, विच इज द स्टार स्टेज। नाउ गोइंग अहेड, इट इज आल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, एंड एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेस, बिकॉज वो रिकॉम्बिनेशन करवाता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस करवाता है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, दीज आर लिंक्ड साइट्स एट क्रॉसिंग ओवर, वहां पे वो अटैच्ड है। अनदर थिंग, गोइंग फॉरवर्ड, डिप्लोटीन स्टेज जो है, तो ये डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, इट इज डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स दैट यू सी हियर, ये उसका कीवर्ड है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अनदर थिंग, यहाँ पे आपको काइस्मेटा दिखेगा, व्हाट इज काइस्मेटा, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, नाउ दे ब्रश ओवर ईच अदर
and they're going to be separated. That is known as chiasmata, that situation. In oocytes, some vertebrates, diplotin can last for months or years. Important information but not related to that stage will be in pink color, but something that is related to that stage is been marked in blue. So do differentiate between them. लास्ट स्टेज जो है डायाकाइनेसिस, दैट मींस टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा, मतलब अब ये जो है ये भी दूर चले जाएंगे एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर एनवेलोप ब्रेक हो जाता है। क्यों? बिकॉज इसके बाद क्या स्टार्ट होने वाला है? मेटाफेज। एंड मेटाफेज स्टार्ट होने से क्या होने वाला है? हम सारे क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेन पे लाएंगे। इसके लिए मुझे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेपरेट करना पड़ेगा, डिसअपियर करना पड़ेगा। So I hope आपको प्रोफेज समझा है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो अहेड विद एनाफेज 1। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी जुड़े हुए हैं, मतलब यही सिचुएशन है। ये दोनों दूर चले गए हैं बट ये जो सेंट्रोमियर से अटैच्ड है ये अभी भी ऐसे ही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाते हैं टेलोफेज में। एनाफेज 1 में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है? हम जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सेपरेट हो जाए, ये नहीं होता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी से दैट वी रिक्वायर एनाफेज 2 फॉर डूइंग दैट। ये चीज एनाफेज 2 में होती है, राइट? सो नाउ ओवर हियर क्रोमोसोम्स क्या क्या करते हैं? ये डिस्पर्शन करते हैं, मतलब दे आर गोइंग अवे, टेलोफेज है, they've reached the poles, the two cells are going to divide, right? The stage between two meiotic divisions is known as interkinesis and it is also short lived। ये interkinesis में क्या डीएनए का डुप्लीकेशन होता है? नो, डीएनए का डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होता है। वो जो स्टार्टिंग में स्पेस था मियोसिस 1 के पहले तब हो चुका है, नाउ इट विल नॉट हैपन, कीप दिस इन माइंड। Meiosis 2 resembles normal mitosis because meiosis 2 को अगर मुझे दिखाना है, I can show it like this। ये दो सेल्स हैं, ये डिवाइड हो गए and I get 4 daughter cells। तो ये normal mitosis की तरह ही प्रोसीड करेगा, right? Simultaneous splitting of centromeres, तो यहाँ पे जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो स्प्लिट हो जाए वो यहाँ पे जरूर होगा। and one thing will be this, right? So ये अब सेपरेट होगा किसमें? एनाफेज 2 में। गोइंग अहेड विद दिस, फाइनली टेलोफेज है एंड टेलोफेज के एंड में व्हाट डू वी सी? वी सी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ओके, ये सारे जेनेटिकली डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज ये सेपरेट हुए हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद, राइट? सो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। Another thing you have to mention is the significance of meiosis। Species, मतलब different species आप इससे अचीव कर सकते हो। ये एवोल्यूशन में हेल्प करता है, ये वेरिएशन में हेल्प करता है। माइटोसिस ही होता रहा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, न्यू जीन्स इंसर्ट नहीं होंगे। दैट इज व्हाई दिस इज एन important thing when it comes to genetic variability। Variations are very important for evolution। हम यहाँ स्टॉप नहीं करेंगे, हमारे पास समरी है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। So we're going to pay attention to that। Any sexually reproducing organism starts a cycle from a single cell, that is a zygote। उसकी आपको एक डेफिनेशन बताई थी। Next, most of the organelle duplication occurs during this phase, which is that phase we are talking about, G1 phase। Next, G2 phase is the period of cytoplasmic growth। ये आपको मार्क करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशनल डिवीजन है, ये पीछे कहीं पर नहीं लिखा है, माइटोसिस की बात कर रहे हैं पर ये यहाँ पे मेंशन है। दैट इज व्हाई लेट्स नॉट forget that। So these are the important things that we had and this is your complete NCERT run through of cell cycle and cell division। So be with me for more such chapters and do ask me doubts in the comments below। All the very best।